नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में मोदी जी की ऐतिहासिक रैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस बार फिर मोदी जी उस क्लेवर में हैं जो 2014 के चुनाव में हमें देखने को मिला था। मोदी जी का जो भाषण था, उस भाषण के लहजे में ऐसा जोश लोगों के अंदर भर दिया कि लोगों ने रैली को देखने के बाद यह तय कर दिया कि इस बार मोदी सरकार यानी भाजपा की ही सरकार बनेगी। इस बार ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये रैली से लोगों को लग गया है, क्योंकि रैली की एक अनुमान के तहत ये कहा जा रहा था कि लगभग 7 लाख लोग उसमें पहुंचेंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने वहां रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने वहां लोगों से बातचीत की और आसपास का माहौल देखा है, तो उन्होंने कहा कि यह भीड़ 7 लाख से भी अधिक थी और लोगों के अंदर एक जोश था, एक जुनून लोगों के अंदर देखने को मिला। वहीं मोदी जी ने बिना नाम लिए विपक्ष को पूरा एक एक करके घेरा और उनकी हर बात का जवाब दिया। मोदी जी ने अपनी रैली में जो ये दोस्तों को लेकर के कटाक्ष करते थे, हमने देखा था राहुल गांधी पिछले दिनों से ये बार बार बोल रहा था कि अडानी अंबानी को सारा देश दे देंगे मोदी जी। उनका बिना नाम लिए मोदी जी ने जवाब दिया कि दोस्त वो होते हैं जिनके साथ आदमी बचपन से पला बड़ा होता है। मैं गरीबी में रहा हूं, मैं गरीब परिवार से रहा हूं और मेरे दोस्त कौन है? मेरे दोस्त तो गरीब हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, और इसलिए मैं गरीबों के लिए कुछ करता हूं। और जो उन्होंने अपनी चीजें गिनवाई, सरकार के जो उन्होंने गरीबों को सुविधाएं दी हैं, उसको जब गिनवाया, उनको हम सारा देश जानता है। चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे वो मकान की हो, शौचालय देने की बात हो, ये सारे देश में जो मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास लेकर के जो बातें चले हैं, उन सबको गिनाया और करारा तमाचा विपक्ष के मुंह पर यह लगा कि जो वो घेरने की कोशिश मोदी को करते थे कि वो अमीरों की सरकार है, अमीरों के लिए है, उसको जवाब दिया। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ममता बनर्जी को ये घेरते हुए ये सवाल पूछा है और ममता बनर्जी को भी अच्छे से घेरा कि आप जो है एक भाई भतीजेवाद में फंसकर रह गई। प्रदेश की जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उसकी सुविधाओं को जो केंद्र देना चाहता है वो भी नहीं देने दी। और आपको बताएं, इसीलिए उन्होंने बहारी के मुद्दे पर भी जवाब दिया, क्योंकि हमेशा ममता बनर्जी हर मंच से लगभग बोलती आई कि भाजपा के जो लोग हैं ये बाहर से प्रचार करने आ रहे हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया और वो सवाल वास्तव में सभी पश्चिम बंगाल वालों को नहीं तो पूरे देश वालों को सोचना चाहिए कि जब भी कभी कहीं राज्य के चुनाव होते हैं, मोदी जी हों या योगी जी हों या अमित शाह हों या इनके स्टार कैंपेनर जो भी हों, उनको लगातार ये सवाल उठाया जाता है बाहरी मतलब पाकिस्तान से थोड़े ही आए। और पश्चिम बंगाल में अगर बाहरी आप मोदी जी को, योगी जी को या अमित शाह को बोल रहे हो, तो मोदी जी ने सवाल उठाया कि आप ये बताइए कि जिस कांग्रेस में टीएमसी की ममता बनर्जी थी, वो कांग्रेस छोड़ के आई थी, तो कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है, क्या वो कांग्रेस बाहरी नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बाहर चले गए आज वो लोग। और वामपंथी जो हैं, ये वामपंथ ये कहां से आया? ये या तो रूस की विचारधारा है या तो चीन की विचारधारा है। भारत की मूल विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं है। तो वामपंथी भी बाहरी विचारधारा पे चलते हैं, कांग्रेस की विचारधारा भी बाहर की विचारधारा है। और उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा है, इसकी विचारधारा पश्चिम बंगाल की विचारधारा है, क्योंकि संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और वो पश्चिम बंगाल के थे। और इसलिए मोदी जी ने उसको कनेक्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो पश्चिम बंगाल की मूल विचारधारा से मिलती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर ही भाजपा आगे चली है। और इसलिए आप कोई भाजपा को ये नहीं कह सकते कि भारी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज गुस्से में है और उस गुस्से में वो देश के प्रधानमंत्री को कभी रावण कहती है, कभी वो असुर कहती है, कभी वो राक्षस कह देती है, कुछ भी बोल देती है। उसके उलट मोदी जी ने ममता बनर्जी को हमेशा ममता दीदी कहकर संबोधित किया और उनको केवल एक सवाल पूछा कि जितने कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए, चुन चुनकर उनकी हत्याएं की गई, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है, आम पब्लिक को भी पकड़ करके परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि केवल वो भाजपा की पक्ष की बात कर रहे हैं। तो इतने कार्यकर्ताओं की हत्या, ये इतना गुस्सा क्यों? सत्ता पाने के लिए ये सब क्यों? और इसलिए ये जो गुंडागर्दी है, ये जो खेला है,
उस खेले का जिक्र मोदी जी ने किया, जिस खेले को जिक्र को बार बार रिपीट ये ममता बनर्जी अपने मंचों से कर रही है। और हद तो तब है कि उस खेला के शब्द की डेफिनेशन के खोलने के बावजूद भी वो दोबारा उसको रिपीट करती है कि इस बार खेला भी होगा और जीत भी होगी। तो खेला करके अगर कोई जीत की बात करता है, यानी बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी के बल पर अगर कोई जीत की बात करता है, तो ये दिखाता है कि वो कितना बौखला गया है। तो ममता बनर्जी बौखलाई क्यों है, आखिरकार ये एक सवाल है, इतनी बौखलाहट क्यों? तो मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर हमें पता है। मैं आपको बताता हूं, बौखलाहट असल में इसलिए है कि एक तो उनके ऊपर अब सवाल उठाने वाले केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, केवल मोदी जी ने सवाल नहीं उठाया है, अब सवाल पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ऊपर उठा रही है। क्योंकि जितनी गुंडागर्दी, जितनी लूट खसूट सरकारी संपदाओं की गई, जो आम जनता है, मैंने तो ये तक देखा है कि जो पत्रकार वहां कवरेज करने के लिए गए हैं, जो धुर विरोधी माने जाते थे, कई बार आइडियोलॉजी के कारण से ये कहते थे कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं होगा, आज देखने में ये आ रहा है कि लाखों मुसलमान पश्चिम बंगाल के वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में हमें कुछ मिला नहीं, सरकारी सुविधाओं में जो राशन मिलना था वो राशन पूरा नहीं मिला, सड़ा गला राशन मिला, जो नौकरियां मिलनी थी वो केवल टीएमसी कार्यकर्ताओं को मिली या पैसे के बल पर मिली, हमें नहीं मिली। और हमें अगर सुविधा कोई दी तो वो केंद्र सरकार ने दी, मोदी सरकार ने दी। यहां तक कि लोग उसका जिक्र करना नहीं भूलते कि जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, और उस समय जो प्रवासी मजदूर थे वो अलग अलग राज्यों में फंसे थे और महाराष्ट्र से एक ट्रेन चलाने की जरूरत हुई कलकत्ता के लिए, तो ममता बनर्जी ने उसको कोरोना ट्रेन नाम दे दिया था और ये कहकर के अनुमति नहीं दी कि बंगाल में हम उनको नहीं आने देंगे। ये तो मोदी सरकार की फिर कोशिश हुई, मीडिया में सवाल उठा तो वो ट्रेनें चल पाई जो कि मुफ्त में केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए दी थी। तो वो मजदूर आज भूले नहीं है और इसलिए रैली के बाहर आने के बाद मजदूरों ने ये बात खुले से कहा कि हमारे लिए तो मोदी ने बहुत कुछ किया है, मोदी सरकार हमारी मुसीबत में खड़ी होती है। और ये सब सुनकर ममता बनर्जी बौखला रही है कि ये क्या हो गया, जिसको वो अपना वोट बैंक समझ रही थी। पिछले अपने 10 साल के शासन में उन्होंने जो तुष्टीकरण किया, और तुष्टीकरण केवल एक वर्ग को लेकर के चली, वो आज उनको छिटकता दिखाई दे रहा है। उनको लगता था कि वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण दोबारा से सत्ता में आ जाएगी, वो उनका सपना टूटता दिखाई दे रहा है। और तो और उनकी भाषा से और उनके भतीजे के प्रति उनके मोह के कारण जो उन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और जहां कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, कोई अच्छी बात कहे तो उसको सुनवाई नहीं हो रही, इसको लेकर के टीएमसी के पुराने कार्यकर्ताओं के अंदर भी रोष है। और जो फाउंडर मेंबर तक रहे टीएमसी के, शुभेंदु अधिकारी जैसे, वो लोग अब छोड़ करके भाजपा में आ गए हैं और लगातार आ रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी बौखला रही है कि उनको दिखाई दे रहा है कि उनके जो सिपह सलार हैं, जो उनके कट्टर पक्के सिपाही थे, वो तो छोड़ छोड़ के पाला बदल चुके, वो भाजपा की सेना को ज्वाइन कर चुके। तो जब भाजपा में आ गए तो ममता बनर्जी अकेली बौखलाएगी तो क्या करेगी, बौखलाहट में है पूरी तरह। और आप देखिए कि एक बहुत बड़ा चेहरा मोदी जी के मंच पे जो साझा हुए और शामिल हुए वो थे मिथुन चक्रवर्ती, जो कि बॉलीवुड में भी माना हुआ नाम है, और वो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए और वहां के बुजुर्गों के लिए भी और टीएमसी के लिए भी वो माना हुआ नाम है, क्योंकि वो टीएमसी के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य रहा हो और वो यदि मंच से ये कह रहा है कि टीएमसी में मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, और मेरी नहीं, जनता की बात नहीं सुनी जा रही, और उन्होंने इतना तक कहा है अपने लिए कि मैं तो कोबरा हूं, मेरे ऊपर हमला करेगा छोड़ता नहीं हूं। तो समय आने पर अब आगे आने वाला चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ममता दीदी ने जिन ऐसे नेताओं के भरोसे पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, अब वो लगभग सभी नेता ममता बनर्जी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और इसलिए ममता बनर्जी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है। मोदी की इस महारैली से एक साफ संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं तो पड़ोसी राज्य आसाम में भी गया है कि भाजपा को कोई रोकने वाला अब है नहीं। और इसलिए आपको बताऊं कि पूरी भगदड़ मची है। इस रैली का असर आसाम में भी पड़ा है। आसाम में भी कई गुटों में आपस में मनमुटाव हो गया है
और उन सबको भी लगता है कि भाजपा ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि भविष्य तो भाजपा का है। वहीं आपको बताएं कि देश का विपक्ष किस तरह बौखला रहा है कि प्रियंका गांधी वो किसानों की रैली में जाती है और किसानों की रैली में एक ही शब्द दोहराती है, 100 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है, कलकत्ता में जा रहे हैं। भाई कलकत्ता में चुनाव है, आप भी जाओगे, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। और फिर किसानों की बात सुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और यहां तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो लगातार वार्ता की। किसी को समझना सुनना है ही नहीं, और झूठ के आधार पर अगर आंदोलन चलाना किसी ने तय किया हुआ है तो एक कहावत है कि जागते को कोई नहीं जगा सकता, कोई सोया हुआ हो तो उसको उठाना संभव है। और इसलिए ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये फर्जी किसान आंदोलन है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तीनों बिल ठीक हैं और मुद्दों पर बात कोई करना चाहता नहीं। तो इसलिए मोदी जी किसी से थोड़ा ही बात करते हैं, उनके मंत्री बात कर रहे थे लगातार, और राकेश टिकैत जैसा नेता बोलता है कि सरकार तो कलकत्ता चली गई है, हम भी कलकत्ता आएंगे 13 तारीख में। अरे भाई राकेश टिकैत जी की तो पहले ही पोल खुल गई थी, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तभी पता था कि राकेश टिकैत तो लोकदल पार्टी से जो चुनाव लड़ चुका हो, कांग्रेस के वो सहयोगी दलों में रहा हो, वो कांग्रेस के कहने से ही पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और यदि वो 13 तारीख नहीं, वो पूरा 2-4 महीने वहीं रहें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे ही आंदोलन चला रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे ही वो चुनाव में 5 राज्य में, आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो बाकी राज्य में इनकी कोई पूछ है नहीं, क्योंकि केरल में जाएंगे नहीं, अंग्रेजी इन पे आती नहीं, बाकी कोई समझता नहीं, तमिलनाडु में भी इनको कोई समझता नहीं। लेकिन हाँ, जहां इनकी चल सकती है, इनको लगता है बंगाल में कुछ लोग हिंदी भाषी हैं और ये वहां वामपंथियों के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ चुनाव प्रचार में घूम सकते हैं, किसानों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी तैयारी वामपंथियों के द्वारा चल रही है और ऐसा खुलासा हो रहा है, अंदर की खबरें आ रही हैं कि राकेश टिकैत को लेकर वो बंगला भाषा में वीडियो बना रहे हैं, उनको डबिंग किया जा रहा है, एक्टिंग कराई जाएगी। और एक्टर मैं कहता हूं बहुत अच्छा है राकेश टिकैत, वो मैंने देखा है, आप सबने भी देखा कि किस तरह की एक्टिंग की, किस तरह से झूठ स्क्रिप्ट पढ़ी गई और झूठ बोलकर भाजपा के एमएलए विधायक पर आरोप लगाए गए और कि भाई मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो झूठ मंडली में राकेश टिकैत शामिल हैं और इसलिए राकेश टिकैत की बौखलाहट समझ में आ रही है कि अब उनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो वो कलकत्ता जा रहे हैं ये सोचकर कि भाजपा के लोग जो है वहां मिल जाएंगे, उनसे शायद कोई वहीं बात कर ले। तो भाई इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा, आप जाइए। शरद पवार कहते हैं कि मोदी जी को किसानों से बात करने का फुर्सत नहीं है और वो कलकत्ता की रैली में जा रहे हैं। तो शरद पवार जी आप क्यों बौखला रहे हो, महाराष्ट्र का तो कोई मुद्दा नहीं है। और फिर मोदी जी जो निर्णय करेंगे वो देश के प्रधानमंत्री के नाते करेंगे, जो कृषि का मुद्दा है वो कृषि मंत्री तय करेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए बात करने के लिए छोड़े हुए हैं, आपको बात करने का बहुत ज्यादा शौक है और आप किसानों के मुद्दों पर बात करना चाहते हो तो दिल्ली आओ, और आपके बात करने के लिए कृषि मंत्री तैयार बैठे हैं, तो किसने मना किया है। लेकिन आप यदि ये कहकर मोदी जी को ये घेरना चाहते हो कि वो कलकत्ता में क्यों गए, तो वो कल को कहीं आसाम में जाएंगे, वो केरल भी जाएंगे, वो तमिलनाडु भी जाएंगे, तो जहां जहां चुनाव है वो जाएंगे। हर पार्टी का कार्यकर्ता जाता है। तो आपकी बौखलाहट भी समझ में आ रही है शरद पवार जी, क्योंकि आप अब ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ यदि मैं होता तो आज कुछ रुख और होता। आप महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हैं, वहां कितनी बदनामी आपकी हो रही है, आए दिन इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। और अब देश के उद्योगपतियों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उनको मारने की साजिश या उनको डराने धमकाने की जो साजिश हो रही है, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट का शक अब लोगों को है कि कहीं ना कहीं दाग लग रहा है कि आपके राज्य में स्कॉटलैंड यार्ड की आप पुलिस की बात करते थे, वो पुलिस उस शक के दायरे में, कहीं कार किसकी है, कार का मालिक मर जाता है, ये सब चीजों को लेकर आप खुद ही घिरे हुए हो और आपकी सरकार में लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में सारे विपक्ष की बौखलाहट अब समझ में आ रही है, क्योंकि ये सब के सब ये जान चुके हैं कि मोदी जी को सारे मिलकर भी इकट्ठे हो जाएं तो भी रोक नहीं सकते। और पिछले जितने चुनाव हुए हैं हमने देखा कि बीजेपी वर्सेस ऑल सारे चुनाव हुए हैं, इस बार भी पश्चिम बंगाल में ये सारे गिरगिट इकट्ठे होंगे, सारे झूठे एक मंच पे होंगे, सारे देशद्रोह टुकड़े टुकड़े करने वाले, सपने देखने वाले, करने तो नहीं वाले,
सपने देखने वाले, ये सब पश्चिम बंगाल में आपको दिखेंगे और ये सब मिलकर के भाजपा को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी की रैली ने बता दिया है कि आंधी को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। भाजपा की आंधी पश्चिम बंगाल में चल रही है। जीत सुनिश्चित है और वो जीत प्रचंड जीत होगी, ये अब रैली से लग रहा है। वंदे मातरम।